अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज भी मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ ही करना चाहूँगी। जनाब आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कह ले या एक बड़ी ही ख़ास नसीहत है जो कई किताबों में और नॉवेल्स का मरकज़ी ख़याल भी रहती है, चाहे वो अंग्रेज़ी अदब हो या रूसी अदब, फ्रांसीसी हो या फिर उर्दू अदब। ये सबक नहीं बदलता है और हर जगह हमें यही सबक मिलता है और तमाम दानश्वर इस बात की हामी भी भरते हैं। और एक बड़े ही मशहूर दानश्वर हैं जिसके नावल का ये जो कहानी है इसके ज़रिए बयान की गई है, इस नसीहत को हमारे तक पहुंचाया गया है। और वो नावल के जो कह लें कि मुसन्निफ़ है, उनका कहना है कि लोग अमली ज़िंदगी में ना इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हकीकत पसंदाना बन जाते हैं कि उनकी शख्सियत से जो बचपना होता है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर बचपने से मुराद कम इल्मी या फिर नादानी नहीं है, बल्कि वो इक़दार हैं जो हमें ज़िंदगी का एहसास देती हैं, हमें ज़िंदा रखती हैं। और ये बात भी सच है कि हकीकत की दुनिया में ना जो ख़याली लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। और ये भी सच है कि हमें कामयाब होने के लिए बुराई के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और बचना भी पड़ता है, मगर इस सब के लिए हमें दर दर की ठोकरें खाना भी पड़ती हैं, घाट घाट का पानी भी पीना पड़ता है। और इस सब में हमारी जो मासूमियत होती है ना कहीं खो जाती है, हमें नहीं पता चलता, हम उसको कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल आते हैं और हम पर दुनियादारी की या तंदुतेज़ हवाओं का एक गहरा असर पड़ता है। बिकॉज़ हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे कंधों पर आ जाती हैं। और एक वक्त आता है कि हम बचपन की तमाम इक़दार मसलन प्यार हो गया, मोहब्बत, हमदर्दी, जज्बात की कदर करना, हंसी मजाक, सादगी, ये मासूमियत, सच्चाई और ईमानदारी से मुकम्मल नाशना हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो दुनियादारी में इस कदर मशगूल हो गए, इस कदर मसरूफ़ हो गए कि जीना ही भूल चुके हैं कि हमने जीना किस तरह है। और सबका यही ख्याल होता है कि अगर सच पूछो तो हमारा अपना भी यही हाल है। और जो नावल के जो मुसन्निफ़ हैं उनके बाकी नावल्स की तरह इस नावल में भी यही बचपन के इक़दार को ताहयात कायम रखने की तलकीन की गई है, क्योंकि वो लोग जो ऐसा करते हैं ना वो दूसरों से बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना अलग होता है और ज़िंदगी जीना बहुत ही अलग होता है। और वही लोग ज़िंदगी में ज़्यादा खालिस खुशी भी देखते हैं और दूसरों के लिए भी इस कदर अच्छे साबित होते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं, उन्हें भूलते नहीं हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में जीना ज़रूरी है, ना कि ज़िंदगी को गुजारना। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे गोल्स हमें बनाने चाहिए कि हमें, और जो बचपना जिसकी मैंने बात की है उसको नहीं अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेशन करना, बेशक आप कोई छोटी चीज़ ही क्यों नहीं आपने अचीव की है उसके बारे में बात करना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही आपकी ज़िंदगी को खुशगवार भी बनाती है और भरपूर तरीके से आप उसको फिर इंजॉय करके और उसको गुजार सकते हैं या उसको जी सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी नसीहतें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत बड़ा सबक देकर जाती हैं। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी बात कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के बारे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि प्री मानसून का जो सीज़न है या मानसून का सीज़न है वो शुरू हो चुका है और उसका आगाज़ भी हो चुका है, जिसके हम देख रहे हैं कि बारिशें, बेमौसमी बारिशें बरसना शुरू हो गई थी। मई में हमने देखा कि बेमौसमी बारिशें बरसी हैं जिसमें नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है। जून में बारिशें बरसी हैं जो गर्म तरीन कहा जाता है कि जनाब वो मंथ होता है, लेकिन उसमें भी हमने बारिशें बरसती हुई देखी हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है और मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जिसकी वजह से ये सारी जो अनप्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन है ये हमारे सामने आती है। गुज़श्ता साल भी इसी तरह की जो बारिशों का हमें सामना करना पड़ा और ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही थी और फिर उसके बाद सैलाब की सूरत हाल बनी जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है। अभी हम उसी सिचुएशन को कोप अप कर रहे थे, उसी से अब निकले नहीं थे। उस नुकसान का भी हमने जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने अभी कोप अप नहीं किया था, लेकिन अब दोबारा से मानसून शुरू हो गया और उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा भी अनप्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन है वो होगी और बहुत ज़्यादा बारिशें बरसने का जो ख़दशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है।
तो किस तरह इसका हमें प्लान आउट करना चाहिए, किस तरह चीज़ें जो है हमें वो बेहतर की जा सकती हैं, क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, और क्लाइमेट चेंज कितना इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आफिया सलाम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह इनसे निपटा जा सकता है, और जिस तरह ये नागहानी आफात हमारे सर पर आ पड़ती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इनसे निमटने के हवाले से हमने बहुत सारी कोशिशें करनी हैं, इक़दामात उठाने हैं। साल 2022 की अगर बात की जाए, पिछला साल की है जिसमें पाकिस्तान का कह लें कि 95% पाकिस्तान मुतासर हुआ है। सैलाब जो आया था उसकी वजह से हमारे काफ़ी ऐसे गाँव थे जो सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जो मुतासर हुए हैं, हमारा जो ज़राअत का शोबा है वो मुतासर हुआ, हमें फसलों के हवाले से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा और उनसे अभी हम लोग निकले नहीं हैं, उस नुकसान को हमने अभी भरा नहीं है कि अब दोबारा से महकमा मौसमियात की तरफ से जनाब ये ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस साल भी जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा बरसेंगी। और मज़ीद बात आफिया से ही कर लेते हैं। आफिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है। वेलकम कहती हूँ आफिया, आपको कैसी हैं आप? ये थैंक यू। अच्छा आफिया, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये कितना बड़ा मसला है और हमें इसको किस तरह लेकर चलना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि जो आलमी एक लिस्ट बनती है क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक की, उसमें हम लोग पिछली कोई 1.5 दहाई से टॉप 10 में हैं। तो इस हवाले से अगर इस बात का इदराक किया जाए कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है तो ये बेहतर होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इसको एज अ प्रॉब्लम या एज अ मसला लेकर चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? किस तरह के इक़दामात हमें उठाने चाहिए? अभी पिछले साल जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल हुई थी और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इससे मुतासर हो गया था, अब दोबारा मानसून शुरू हो गया है, उसका जो बारिशों का सिलसिला है उसके बारे में यही खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये इस दफ़ा भी सैलाब की सूरत हाल हो सकती है, तो किस तरह के इक़दामात हमें उठाने की ज़रूरत है? देखिए, हम ये दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल, बारिशें होना, ये सारी चीजें, इनकी प्रेडिक्शन हमें मिल चुकी होती है वक्त से काफी पहले। अच्छा। लेकिन उसके तैयारी हमारे यहाँ नहीं होती है सही तरह से। पहले से लोगों को उस इलाके से वहाँ नकल मकानी नहीं कराई जाती, जो कि पता है कि इस रास्ते से पानी आएगा। तो उसमें फिर जो तबाही होती है वो उसका सारा मलबा हम क्लाइमेट चेंज पे डाल देते हैं, जो कि गलत बात है। हमें क्योंकि अगर हम इसी तरह से करते रहे और खुद कोई हमने जो इक़दामात उठाने चाहिए ना उठाए, तो फिर तो मसला ही हम गलत समझे ना, हमारे उसका इदराक ही नहीं हमें हुआ कि मसला है क्या। मसला हमारी एक तो तैयारी में कमी है, दूसरा इस चीज़ को समझने में उसके ऊपर एक्शन लेने में कमी है, या उसमें वो तमाम वसाइल जो इस काम के लिए देने चाहिए हमें, वो हम उसको नहीं दे पा रहे, या दे नहीं पा रहे, या उसको समझ नहीं रहे कि हमें कितनी ज़रूरत है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसकी अगली स्टेज जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है हमें उसमें जाना पड़े, जहाँ पे कहीं ज़्यादा वसाइल जो हैं वो फिर खर्च करने पड़ते हैं। अगर रिस्क को पहले से रिड्यूस किया जाए, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें मुख्तलिफ जो इदारे हमारे मुल्क में हैं जो कि ये आपको वार्निंग्स देते हैं, आपने खुद अभी महकमा मौसमियात का जिक्र किया, वो एक बहुत अच्छा इदारा है और उसके पास बहुत बरवक्त इंफॉर्मेशन आती है और वो उसको दूसरे इदारों को देते हैं। तो वो दूसरे जो इदारे हैं उसको उनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत होती है। आपका ज़राअत का शोबा है, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का शोबा है, और राइट डाउन टू आपके जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे वो तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये मान लेना चाहिए कि हम एक डिज़ास्टर प्रोन मुल्क हैं और क्लाइमेट चेंज के असरात हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा उसके तूलो अर्ज़ पे जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। आप चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करें, जहाँ हमारे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से लेकर आपके समंदर की जो साहिली पट्टी है वहाँ तक आपको क्लाइमेट चेंज के असरात मिलते हैं।
لیکن جو اپنی انتظامی نااہلی یا کمی جو ہے اس کو ہم کلائمیٹ چینج کی دہلیز پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں دو چیزوں کو الگ الگ تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور جہاں ان کا ملاپ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اس کا انتظام کرنے کی بات آتی ہے, جس کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں, جس کو ہم اڈیپٹیشن پلاننگ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال بنتی ہے اور پہلے مینجمنٹ کر لی جائے, پہلے تمام تر اقدامات اٹھا لیے جائیں, تو ان تمام تر ڈیزاسٹر سے یا جو آفات آتی ہے, ناگہانی آفات, ان سے بچا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, وہ ناگہانی ہمیں لگتی ہے لیکن وہ ناگہانی ہوتی تو نہیں ہے. میرے خیال میں زلزلے کے علاوہ تو ایز سچ ناگہانی نہیں ہے. اس کی بھی جو مانسون کی پیشن گوئی ہے, وہ مانسون شروع ہونے سے ہمیں 2-3 ماہ پہلے محکمہ موسمیات دے دیتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے ادارے ہیں جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف زراعت کا, جیسے میں نے ایک شعبے کی ایگزامپل میں دیتی ہوں آپ کو, تو زراعت سے جڑے ہوئے اور بہت سے شعبے ہیں جو آپ کی ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں, آپ کی یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہمارے ہاں موسمیات کی تبدیلی کے اثرات یہ ہیں کہ اس موسم سے پہلے کہیں بارش ہو رہی ہے جس میں پہلے ہوا کرتی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اپنے کراپنگ پیٹرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کون سے ایسے اب آپ کو زرعی اجناس اگانے کے لیے آپ کو کون سے ایسے بیج چاہیے جو اس موسم کے علاوہ, جو اب ہم ایک بہت زیادہ شدید گرمی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, یہ یقیناً کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں. اس کے علاوہ پانی کی کمی کی صورت میں کیا ہوگا, کس طریقے سے اس سے کوپ کریں گے. تو یہ تمام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں ایسے ادارے ہیں جو کہ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا بہت زیادہ انحصار زراعت کے شعبے پہ ہے, تو اس سے کہیں زیادہ اس ریسرچ کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس مسائل سے, ان پرابلم سے ہمیں جو ہے وہ بچا جا سکے, اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے بات کریں اور ان کو ایک بہتر ماحول مہیا کرنے کی سوچ آگے لے کر چلے. عافیہ سلام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ میڈم آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور پری مانسون کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے, اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے باہر پڑھنے جانا ہے. بہت سے بچے, آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا, کہ کہتے ہیں کہ جی اسکول پڑھ لیا, کالج پڑھ لیا, اب ہم نے ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان میں بھی ایسی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں, جو آپ گین کر سکتے ہیں, اور اپنی جو چیزیں ہیں, اپنا فیوچر جو ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں گائیڈنس نہیں ملتی ہے, ہمیں وہ پاتھ نہیں ملتا ہے کہ کہاں پر ہم نے چلنا ہے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. ہمیں سب یہ کہتے ہیں کہ جو جس سائڈ پر سب دوڑے ہیں آپ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جائے. ہمیں یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں, آپ اپنی کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر کام کریں, آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے آپ اس کے اوپر کام کریں, آپ میں کیا انٹرسٹ ہے, آپ اس کو کس طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا ہے. تو یہ کام ہوتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کا, کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں. تو آج یہی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ہمارے ساتھ عبدالرحمان موٹیویشنل سپیکر ہے, کریئر کاؤنسلر ہیں, ان سے بات کریں گے, اور تمام تر بچوں کی جو بھی پرابلمز ہیں نا, آج ہم نے وہ حل کر کے اٹھنا ہے یہاں سے. عبدالرحمان آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم ویری ویری گڈ, اور بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے دعوت دی, اور اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے اس کو چوز کیا, اس کا انتخاب کیا. کیونکہ منیبہ یہ جو موضوع ہے, میں تو کریڈٹ دینا چاہوں گا جاگو لاہور کی ٹیم کو, کیونکہ اس موضوع کے اوپر آپ کو بہت ساری کہانیاں, مفروضے اور مضامین تو ملیں گے, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر موجود فیکٹس اور پریکٹیکل فیکٹس اینڈ فگرز نہیں آتے. تو آج ہماری جو گفتگو کا جو ڈائریکشن ہوگی, جو اس کی ڈائمینشن ہوگی, اس کو ہم
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रखेंगे और उसको प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर हम एलैबोरेट करेंगे। एग्जैक्टली अब बहुत से बच्चे हैं जैसे पर्सनालिटी ग्रूमिंग या जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट अब्दुर्रहमान कहा जाता है, हमें नहीं पता होता, टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता कि किस तरह करनी है। हमारे ज़माने में हमें नहीं बताया जाता था कि अच्छा किस तरह अपनी पर्सनालिटी है वो उसको डेवलप किया जाए। अगर शाय बच्चा है तो उसको किस तरह हमने कॉन्फिडेंट बनाना है। एक बहन जो है वो कॉन्फिडेंट होती है, दूसरी बहन जो है वो शाय होती है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता और सबको ये लगता है कि अच्छा ये कुछ नहीं कर सकते। तो किस तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हमारे अंदर होने चाहिए, मेन एलिमेंट्स? मुनीबा बहुत अहम सवाल किया आपने, लेकिन इसकी डेप्थ में जाने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ये पर्सनैलिटी है क्या? हाँ। कुर्रे अर्ज पर 12 लाख मखलूक़ात दरियाफ्त करना है, जिसमें से एक मखलूक इंसान है। तो उस 12 लाख में से इसकी यूनिकनेस ये है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है जी। और उस 12 लाख में यकता होने के साथ साथ ये जो एक स्पीशी है ह्यूमन बीइंग, ये 8 बिलियन यानी 8 अरब की तादाद में इस पूरे अर्ज पर मौजूद है। लेकिन आप इसकी यूनिकनेस देखें कि हर सेकंड में, अगर आप रिसर्च को देखें तो हर सेकंड में 4 नए बच्चे इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं और यानी एक दिन के अंदर मोर देन 8 लाख किड्स आर बोर्न। लेकिन आप ये देखें कि उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका डीएनए, उनकी आंखें, दैट इज ऑल यूनिक। उनकी ये जो एग्जिस्टेंस की इनफरादियत है वो उनको यकताई की तरफ लेके जाती है, इंडिविजुअलिस्टिक करती है उनको। सो यही आपकी इम्पोर्टेंस, यही आपकी अहमियत के लिए काफ़ी है कि खुदा ताला ने आपको इतना यूनिक और इतना इंडिविजुअलिस्टिक बनाया। अब हम आ जाते हैं उस पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की तरफ। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो फ्रॉम द वूम ऑफ हिज और हर मदर वो कुछ लेकर नहीं आता। इट्स जस्ट लाइक अ क्लीन वाइट बोर्ड। अब एक बच्चा जो किसी अरबी मुआशरे में पैदा हुआ, वो जब अपनी पहली गुफ्तगू करेगा तो वो अरबिक में होगी। एक बच्चा जो एक ईरानी मुआशरे में पैदा हुआ, उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो ईरानी लोग हैं, ईरान में वो पैदा हुआ, तो वो जब गुफ्तगू करेगा वो फारसी बोलेगा। इसी तरीके से जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है वो उर्दू या पंजाबी यानी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उसमें बात करता है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो वो बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुआशरे ने बराह रास्त उसकी शख्सियत पर असर किया। और अगर मैं अपने वर्ड्स को चेंज करूं तो वो बच्चा अक्स है उस माहौल का जिसमें वो पैदा। सो इट मीन्स दैट कि आपका जो मुआशरा, आप जो लोग उस बच्चे के साथ, उस इन्फेंट के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो उनका अक्स बन रहा है, वो उनका रिफ्लेक्शन। सो इट मीन्स कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके अंदर आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत अहम किरदार है। ठीक है। अब वो लोग कौन मौजूद होते हैं? इसमें आपका एक प्राइमरी सर्कल है, एक सेकेंडरी सर्कल और एक टर्शरी सर्कल। ओके। प्राइमरी सर्कल में आ जाती है उसकी वालिदा और उसका वालिद यानी उसके पेरेंट्स। सेकेंडरी सर्कल में आ जाते हैं उसके बहन भाई, उसके कजन्स जो उसके इमीडिएट कजन्स हैं, इमीडिएट जो रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ वो पार्टीज में जा रहा है, जिसके साथ वो फैमिली फंक्शंस में, इवेंट्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली उसके साथ मुलाकात हो रही है। और टर्शरी सर्कल है उसके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त हैं, परपेंडिकुलर टू दैट उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त। जो मेन इन्फ्लुएंस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वो है आपके प्राइमरी सर्कल का यानी आपके पेरेंट्स का। अब जब एक बच्चा पैदा हुआ, जिस तरह हमने ऑलरेडी इस पे हम बात कर चुके कि वो एक वाइट बोर्ड की तरह है। सो आपने जब उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट करनी है, जब आपने उसकी तरबियत स्टार्ट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर दैट किड, बिकॉज वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस मीन करते हैं। Actions have more effect than the words. So if you are saying to your kid कि आप नमाज पढ़ो, first offer the prayer, then preach. अगर आप उसे कहते हो कि पढ़ें, तो पहले खुद पढ़ के दिखाएं, उसको खुद बताएं, फिर वो आपको फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंस्ट्रक्टर बने रहेंगे तो फिर ये आपका गुमान है कि वो आप, बल्कि वो डिविएट होने के चांसेस उसमें ज्यादा आ जाते हैं। फिर एक और चीज़ मुनीबा जो मैं आज आपके शो के तवज्जुद से अपने नौजवानों के साथ में शेयर करना चाहूँगा और पेरेंट्स के साथ जो आज हमें स्क्रीन पर सुन रहे हैं आज, उनके साथ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अपने बच्चे को सक्सेसफुल होने से ज़्यादा फेल होना सिखाएं कि हाउ टू फेल, हाउ टू मैनेज फेलियर। अगर आप देखें, सक्सेस इज अ सेल्फ टीचर, वो आपको खुशी देती है, आपको इंस्पायर करती है, यू ट्राई टू गो फॉर मोर। बट व्हाट अबाउट फेलियर्स? आप स्ट्रेस आउट होते हैं, आप एंजाइटी में चले जाते हैं, यू गेट डिट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल। अपने बच्चे को फेलियर मैनेज करना सिखाएं, उसको ये बताएं कि इफ यू गॉट फेल्ड स्टिल यू आर डिफरेंट, क्योंकि तुमने कोशिश की।
कोशिश डिस्टिंग्विश करती है आपको क्राउड से। आप फेल इसलिए हुए क्योंकि आप कोशिश कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे। आप उन लोगों में शामिल नहीं हैं कि जो सिर्फ डर के बैठे हैं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। सो यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी, यू आर अमंग द डूअर्स, जो एक्शनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और उसे ये चीज का एहसास दिलाएं कि रादर यू सक्सीड और यू फेल, वी आर गोना स्टैंड बाय यू। और परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी का जो एलिमेंट है वो ऐड करें कि आपको अपना एक गोल, अपना एक ड्रीम, अपना एक एम डिसाइड करना है और उसकी तरफ चलना है। फिर चाहे जितने फेलियर्स, डजंट मैटर, यू हैव टू स्टिक टू द पाथ एंड यू हैव टू चेज दैट ड्रीम। और आप उसके सपोर्टर्स, सही, आपको उस बच्चे को बाहर तौर सपोर्ट करना है। आप उसे बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल बेलगाम छोड़ दें कि नहीं आपका जो दिल कर रहा है आप करें। नो, बी द गाइड but be the part of the team, not an anti-team person. लेकिन यहाँ पे ही नहीं होता ना अब्दुर्रहमान, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक तो करियर काउंसलर का जो भी हिसाब है वो नहीं है, हमारे घरों में नहीं होता। हमारे ये होता है कि अच्छा चचा से मशवरा ले लिया, ताया से मशवरा ले लिया, पुप्पी के बच्चे क्या कर रहे हैं वो देख लिए, और उन्होंने जो करियर चूज़ किया है हमारे बच्चों ने भी वही करियर चूज़ करना है। मतलब एक सब लोग एक दौड़ में शामिल हैं तो हमने भी उसी में शामिल होना है। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट देखना कि वो किस इंटरेस्ट का हामिल है, उसे क्या पसंद है, उसमें वो कितना अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है। देखिए ये चीज जो है ना, ये तो कंपलसरी चीज है। अब मैं एक सवाल आपकी तरफ किए देता हूँ और उसी से हमारा जो जवाब है वो एलैबोरेट हो जाएगा। वो सवाल ये है कि अगर एक टॉप नॉच एक्टर अगर एक्टिंग ना करे तो वो क्या किसी दूसरी फील्ड में उतना नाम बना पाए? No. बाबर आजम अगर एक बैटर ना हो, बाबर आजम को अगर हम पिच पे ना देखें और बाबर आजम को हम किसी बोर्ड पर पढ़ाते हुए देखें तो क्या वो उतना एक्सेलरेट कर पाएंगे अपने करियर? इट मींस दैट इट कम्स फ्रॉम इनसाइड यू। सही। मैंने पहले ये बात स्टार्ट में आपके साथ जो हमने बेस बनाई अपनी गुफ्तगू की, जिसके ऊपर अभी हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और उस इमारत को बिल्ड कर रहे हैं, वो यही है कि यूनिकनेस ऑफ अ पर्सनैलिटी, यूनिकनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, आपके वजूद की जो एक इनफरादियत है उसी को आपको बाहर तौर सारी जिंदगी अपने साथ लेकर चलना है। देखिए हर इंसान अपनी डूज एंड डोंट्स के साथ पैदा होता है, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के साथ पैदा होता है। इफ MBBS वर्कड फॉर अ पर्टिकुलर किड, इट डजंट मीन दैट इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर क्रिकेट किसी के लिए काम कर गई तो इसका मतलब नहीं है कि हाँ सबके लिए हो। इट डजंट मीन दैट, ठीक है? तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये किस तरह से होंगी? आप एक बच्चे को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, ठीक है, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को देखें, इन विच यू फील कंफर्टेबल, इन विच यू फील हैप्पीनेस। और एक और चीज देखिए, अगर मैं एक रियाजी दान को ये कहूँ कि सर जरा आप एक केमिस्ट्री का ये हमें इक्वेशन तो समझा दें, वो समझाएंगे और अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो वो एक सिंपल सा जवाब दे देंगे कि मेरा सब्जेक्ट नहीं। हाँ जी, और आप उन्हें वापस ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये बात ठीक है कि उसका सब्जेक्ट नहीं। सो अगर आपने एक अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट को मार्केटिंग जबरदस्ती पढ़ा दी, देन यू आर नो वन टू ब्लेम कि आपने कैंपेन अच्छे से डिजाइन नहीं की। अगर आप अरफा करीम को ये कह देते कि नहीं आप IT में एक्सेलरेट ना करें, आप जो है कि आप MBBS करें, तो आप उनके करियर को स्पॉइल कर देते, आप उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर देते। फिर यही वजह होती है ना, फिर बच्चे कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है। हालांकि आप उस पाथ पे नहीं होते हैं जिस पे आपने चलना होता है, जिसकी वजह से फिर आप बाहर भागने की कोशिश करते हैं। फिर आप कहते हैं कि बाहर जाके कुछ भी हम कर लेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहना क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं। देखिए ये चीज़ तो ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। देखिए मैं इस बात से ना बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड शेयर करता हूँ। अगर हम टॉप टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स के साथ पाकिस्तान की किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं उनके साथ और उनसे बात करें, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी नेशनल लेवल की कंपनी के HR मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव के साथ बात करें, तो उनका एक ही गिला है और वो गिला क्या है? हमें राइट टैलेंट फॉर द राइट जॉब नहीं मिल रहा। अच्छा। दूसरी तरफ आप किसी ऐसे नौजवानों के सर्कल में जाएं जिन्होंने PhD या MPhil तो कर लिया बट दे आर जॉबलेस। व्हाट दे आर क्लेमिंग और दे आर ब्लेमिंग इज कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं। दैट्स अ ब्लेम। सही। मैं एक सवाल करता हूं उन तमाम नौजवानों से, देखिए ये फैक्ट है और हमें इसे सुनना पड़ेगा और कबूल करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। सो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे के मैं डिलीवर कर दूं आज और आपको हिम्मत दे के आप इसे सुन सकें। वो ये है कि जितने भी PhD डॉक्टर्स और MPhil के स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी दोज जॉबलेस MPhil एंड PhD स्टूडेंट्स
नो कि आपने लिंक्डइन किस तरह से यूज किया। उनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करंट गोइंग ऑन चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो एवोल्यूशन हो रही है दुनिया के अंदर, ये जो एक चेंज आ रहा है, दुनिया एक नए पैटर्न के ऊपर ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहां देखिए आप आज के दौर में अपने बच्चे को फेसबुक यूज करने से नहीं रोक सकते। ऐसे अगर अभी जो रिसेंटली टाइटैनिक देखने गए और वो हादसा पेश आया, क्या अब आइंदा कभी डाइविंग नहीं होगी? होगी, लेकिन कॉशंस के साथ, प्रीकॉशंस के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ, मजीद इवॉल्व्ड टेक्निक एंड टूल्स के साथ। अगर किसी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली वंस अगेन एक बस को हादसा पेश आया कलर कहार के अंदर, तो क्या उन्होंने वो मोटरवे बंद कर दी कि आज से यहाँ से कोई बसेस नहीं गुजरेंगी? नो, दे डिवाइज अ मेथड कि इस तरीके से चलेंगे तो हम सेफ रह सकते हैं। सो देखें, आप अगर कहीं पर आपको नुकसान हो रहा है, अगर आपको कहीं पर फेलियर हो रहा है, यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको इवॉल्व करना है, नई टेक्निक्स, नए टूल्स के साथ आपको आना है। फिर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि यूनान में कश्ती हादसा हुआ और बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और लम्हा फिक्रिया है हम सब लोगों के लिए, माशरती लेवल पे भी, इनफरादी लेवल पे भी, हुकूमती लेवल के ऊपर भी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो ये है कि हम इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होने क्यों दे रहे हैं। हम अपने बच्चों के अंदर, हम अपने नौजवानों के ऊपर, देखिए कौमें जो हैं वो नौजवान रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी तहरीक है, चाहे वो तहरीक पाकिस्तान है, इस मुल्क की तख्लीक से लेके इसकी तामीर, इसकी तरक्की, इसके ऑपरेशंस, आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप दूसरे इदारे देख लें, आप मीडिया देख लें, आप जिस भी डोमेन में देखें, नौजवान ही वो सोशल स्ट्रेटा है आपका कि जो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। सो यू हैव टू डू अवेयरनेस कैंपेन्स। आपको उनकी ग्रूमिंग, उनकी ज़हनी अफजाइश। और ये कब से शुरू हो जानी चाहिए अब्दुर्रहमान? देखिए, मतलब ये स्कूल लेवल पे या कब से, मतलब कौन सी एज में? हमारे यहाँ पे तो 5 साल का बच्चा भी होता है और घरों में वही चीज़ें चल रही होती हैं, उनको लगता है कि बच्चा शायद चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए जब आपका बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है, उसके भी डू एंड डोंट्स हैं। वो क्या है? नेवर से योर किड नो दैट यू कैन डू दिस, गिव देम एन अल्टरनेटिव वे। उन्हें एक दूसरा तरीका दें कि बेटा अगर इस तरीके से नहीं हो तो इस तरीके से करें। उनका जो सोच का स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड करें, उसकी ज़हनी नशोनुमा, ज़हनी अफजाइश करें। सही है। तो फिर अब मज़ीद अगर हम आगे चलें, अच्छा ये जो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है आपकी, दैट इज योर अटैचमेंट, योर लिंकेज विद द थ्योरी। किताब से ताल्लुक जो इस्तेमाल होता है वो प्राइमरी एजुकेशन में होता है। सेकेंडरी एजुकेशन में आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जो आपकी हायर एजुकेशन है, वंस अगेन जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी सेक्टर की बात की, वहां पर वो थ्योरी आपके प्रैक्टिकलिटी के साथ जाकर मिल रही है। अब मुनीबा, ये जो सारा सफर है, इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनालिटिकल अप्रोच। अच्छा, रीजनिंग, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये जो एक एनालिटिकल अप्रोच आप देते हैं वो नशोनुमा करती है, वो डिफरेंट पैराडाइम्स खोलती है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने ओपन करती है कि अच्छा मुझे तो इस बात का ये पर्सपेक्टिव पता था, इसका तो ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह हो सकता था, ये क्वेश्चन तो इस तरह से भी हो सकता है। और इसको हम आके अभी अपनी बात से लिंक कर लेते हैं कि अगर मुझे इस तरीके से जॉब नहीं मिल रही तो मुझे इस तरीके से भी तो मिल सकती है। अब यूनान में जो मेजॉरिटी, मोर देन 100 पाकिस्तानी जो वहाँ पर ड्राउन हुए, बहुत ज़्यादा दुख की बात है ये, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, मैं सब लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि देखें, नौजवानों से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्या आपको मोनेटाइज्ड सीवी बनानी आती है? जो ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इन पर्सन सीवीज रिसीव ही नहीं कर रही। वो कहती हैं कि आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर उसे सबमिट कर दें। अब ऑनलाइन पोर्टल जो है वो एआई बेस्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो क्या करेगा? वो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, सीवी से रिलेट करेगा। अब उस सीवी में वो कीवर्ड्स ही नहीं है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड है, वो उसको स्क्रीन कर देगा और आपकी सीवी एचआर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। सही, यही मसला है कि अगर आप दुबई में जाएं तो बहुत सारे पाकिस्तानी, रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ दुबई चक्कर लगाने का, तो मैंने देखा कि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज वंस अगेन वेरी अनफॉर्चुनेटली जॉबलेस, और वो वहां पर लीगली इलीगली बाहर तौर वो रहे जा रहे हैं कि हमें काम मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रूमिंग फैक्टर आप लैक कर रहे हैं। आपको अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लर्न हाउ टू मेक सीवी, लर्न हाउ टू यूज लिंक्डइन और अदर टॉप जॉब पोर्टल्स वर्किंग इन पाकिस्तान। फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो लेटेस्ट चीजें, उनके साथ अपने आप को फेमिलियराइज करें। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट अगर आप मुझे इजाजत दें, बहुत ज्यादा किरदार है असातिज़ा का। अच्छा, टीचर्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी।
बहुत मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि टीचर वो शख्सियत है, वो एलिमेंट है जो नरिश कर रहा है उस बच्चे के माइंड को। तो टीचर्स की भी यहाँ पर बहुत, असातिज़ा की, वालिदैन के बाद असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो हकीकी रूहानी वालिदैन होने का किरदार अदा करें, और सिर्फ सब्जेक्टिव रहने की बजाय, सिर्फ बच्चे को क्रैमिंग कराने के बजाय, सिर्फ अपना लेक्चर देकर क्लास से निकल जाने के बजाय, हाँ, सिर्फ स्लाइड्स पे पढ़ाने के बजाय थोड़ी प्रैक्टिकल भी चीज़ें लेकर आया करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और यही पे मेरे ख्याल से हम लैग करते हैं। बेशक घरों में भी हमारी ग्रूमिंग नहीं हो रही होती, हमारे इदारों में भी, हमारे एजुकेशनल सेक्टर में भी कोई ग्रूमिंग नहीं हो रही होती है, और इसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और जिस तरह का दौर चलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी से भर गया है, और अगर हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे ना, तो हम तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अप टू डेट रखना, टेक्नोलॉजी से आशना कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब्दुल रहमान मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और किस तरह अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है और बाकी सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, इस पर हमने बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से, क्योंकि कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तभी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जनाब, यहाँ पर सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी बीमारियाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आम होती जा रही, बल्कि पूरी दुनिया में ही है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम टॉप ट्रेंडिंग पर हैं, पहले नंबर पर हैं, हमने सबको पीछे छोड़ दिया, इवन दो कि हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। वो है डायबिटीज़ का मसला, शुगर का मसला, और वो इतना फैलता जा रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान में। हर फर्द, 5 में से मेरे ख्याल से हर फर्द जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। हर घर में 1 से 2 शख्स डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? हम लोग अपना जो खाना पीना है उसका ख्याल नहीं रखते हैं, एतदाल में नहीं रहते हैं, बैलेंस्ड जो डाइट है वो नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज का इस्तेमाल नहीं, एक्सरसाइज नहीं अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि डायबिटीज़ का मसला क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टाइप 1 टाइप 2 के हवाले से बात करेंगे, दूसरे के डाइट किस तरह की हमें लेनी चाहिए, एतदाल में रह के कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, शुगर के मरीज़ कौन सी चीज़ नहीं खा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इन स्टूडियोज में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस मिसबा हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है, मेडिकल डिपार्टमेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, और समन कदीर ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। समन, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, डॉक्टर बिल्किस आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? ठीक है, ठीक-ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। डॉक्टर बिल्किस, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करूंगी, क्या वजूहात हैं जो डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में नंबर 1 पर आ गए, हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया डायबिटीज़ में। अच्छा, कुछ इस तरह है कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम अवेयरनेस भी देते हैं जी। आम लैंग्वेज में कि जो डायबिटीज़ है हर 4 में से 1 बंदे को है पाकिस्तान। ठीक है, इसलिए इसका तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल जो है ना उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो छोड़ दी है बिल्कुल। यानी कि हम वेस्टर्न डाइट पे आ गए। अच्छा। और वॉक बिल्कुल नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, और काम करने को दिल नहीं करता। हर चीज़ के लिए मशीनें आ गई हैं तो मशीनों के ज़रिए काम चलता है, फिजिकल एक्टिविटी नील है। बच्चे भी आजकल मोबाइलों पे लगे रहते हैं सारा दिन, और जिस वक्त उनको कहा जाए कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, जिम जाएं या बाहर जाएं, या अपना वेट कंट्रोल करें या डाइट बेहतर कर लें, तो वो इस चीज़ में थोड़ी निगलेक्शन होती है पेरेंट्स की तरफ से भी, और बाकी हमारी सोसाइटी भी इस तरह की है कि आजकल जो है ना रात के 12 बजे आप देखें पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहे हैं, और ये शवारमाज हो रहे हैं। आउटडोर्स में जो फास्ट फूड्स हैं वहाँ पे बहुत रश है। तो जो फास्ट फूड्स है ना, ये एक्चुअली हमारे लिए एक जहर है। आप इसको लेते हैं कि भाई ये फास्ट फूड हमने ले लिया तो इसका मतलब है हमने जंक ले लिया, हम बहुत बेहतर हो गए, हमने खाना खा लिया, हम बहुत ज़्यादा यानी उस सोसाइटी में रिच हो गए। तो ये एक्चुअली हमारे लिए ठीक नहीं है। जो घर का बना हुआ सादा खाना है, चाहे आप 3 दफ़ा खा लें, चाहे आप 4 दफ़ा खा लें, और उसके साथ मॉडरेशन अमाउंट में आप वॉक करें, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। जो सब्जियाँ और वेजिटेबल्स और जो साथ में फ्रूट्स हैं वो बेहतरीन है हमारे लिए, शुगर को यानी कंट्रोल करने में भी और शुगर ना होने में। लेकिन पाकिस्तान में क्या कौन सी जो शुगर टाइप है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, टाइप 1 या टाइप 2? पाकिस्तान में दोनों प्रिवेल कर रही है। टाइप 1 यूजुअली आमतौर पे ऐसे होती है कि पैंक्रियाज में जो सेल्स बनाते हैं ना, इंसुलिन बनाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसमें इन्फ्लेमेशंस होती हैं, कोई सोसाइटी कोई एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, या उनके पेरेंट्स डायबिटिक्स होते हैं। उसमें कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। जो टाइप 2 है ना वो फैमिलियल होती है।
مثلا 40 کے بعد اگر ان کے پیرنٹس میں یا گرینڈ پیرنٹس میں کسی میں بھی ہے تو ان کو اسکریننگ شروع کر دینی چاہیے, اسپیشلی اگر وہ اوبیز ہے یا ان کی فیمیل ہے تو ان کی پریگنینسی میں کبھی ڈائبٹیز رہی ہے تو ان کو ضرور اپنے آپ کو اسکریننگ کرنا چاہیے. مطلب 40 کے بعد تو انہیں مکمل طور پر اپنی اسکریننگ کروانی چاہیے, وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں, ہائی رسک پہ ہوتے ہیں اسپیشلی جن کی فیملی ہسٹری ہے. اگر فیملی ہسٹری ہے تو انہیں تو ضروری ہے کہ لازمی ہے کہ انہوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر سمن آپ کی طرف آؤں گی, ڈائٹ کا کتنا عمل دخل ہے کہ ایک تو ہم نے صحت مند بھی رہنا ہے, دوسرا جو شوگر کے مریض ہیں ان کے والے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, بہت سی چیزیں ہیں, فروٹس کے والے سے کہا جاتا ہے کہ آم جو ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے, تو کس طرح اعتدال میں رہ کے کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ بیسیکلی جب بھی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارا گول ہوتا ہے بیلنس ڈائٹ, کیونکہ جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے وہ ایک ایسی ڈائٹ ہے جو پروموٹ کرتی ہے ہیلدی اسٹیٹس کو. آپ کی باڈی میں کسی بھی قسم کا اگر ڈیزیز ہے تو سب سے پہلے آپ بیلنس ڈائٹ کی طرف آئیں. نو ڈاؤٹ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹس میں بہت ساری چیزوں کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, جیسے کہ ہائی اسٹارچ فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے, جیسے چاول ہو گئے, جی جیسے آلو ہو گئے, کیونکہ اسٹارچ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹارچ باڈی میں جا کے بریک کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر کے لیے آپ کے خون میں رہتا ہے. اچھا, خون میں رہتا ہے یعنی کہ گلوکوز کے لیول کو یہ انکریز کرے گا, جلدی باڈی کو لیو نہیں کرے گا, تو شوگر ہائی ہو سکتی ہے. اسی طرح بہت زیادہ فروٹس میں شوگر پائی جاتی ہے, نیچرل شوگر فروٹس میں اویلیبل ہوتی ہے, اس میں کچھ ایسی شوگر ہوتی ہے جو زیادہ دیر کے لیے بلڈ میں رہتی ہے جو کہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے جو ہم لے سکتے ہیں, اس میں ہے پیچ. پیچ ایک اچھا فروٹ ہے, وہ آپ کھا سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو. اگر ہم لوگ مینگو کی بات کی جائے تو ابھی بہت زیادہ ریسرچز چل رہی ہیں, آن گوئنگ ریسرچ چل رہی ہیں, کیا ہمیں اس کو لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے. اگر لینا بھی ہے تو بہت ماڈریشن, اس ماڈریشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یوگرٹ لے رہے ہو تو آپ اس کے اوپر 2 to 3 کیوبس ڈال لو بس. اچھا, اس سے زیادہ آپ مت ایڈ کرو. صحیح, کیونکہ کوئی بھی چیز ڈائبٹیز میں ایکسیس لیں گے تو وہ آپ کے میٹابولک سسٹم کو مزید خراب کرے گی. یہ ایک قسم کا میٹابولک سنڈروم ہے, کیونکہ آپ کی باڈی گلوکوز کو پراپرلی باڈی میں مینیج نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گریپس, ان کا گلائسیمک انڈیکس بہت ہائی ہے, وہ آپ بالکل نہیں لے سکتے. اچھا, بالکل ہی نہیں کھا سکتے, نہیں کھانے چاہیے وہ گریپس, اس کو ہم بالکل منع کرتے ہیں کہ آپ نہ لیں. کھجور کا ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نہ لیں. ایسے فروٹس جن کے گلائسیمک انڈیکس کم ہے, پپیتا بڑا اچھا ہے, پپایا جو ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو, آپ سیلڈ میں شامل کر سکتے ہو, آپ مکس فروٹ کی جو ایک بول ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہو, اس کو بڑے اچھے سے بیلنس کر سکتے ہو. بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنے کہ آپ واک ضرور ڈیلی کرو. اچھا, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائبیٹک ہے تو ہم بیمار ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمیں ریسٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہے, وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں. آپ واک کرو گے, آپ کے بلڈ کی سرکولیشن بڑی اچھے سے انکریز کرے گی. جب خون کی روش تیز ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, تو ہمارے سارے اعضاء جو ہیں باڈی میں, آرگنز ہیں, وہ اچھے سے اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اعتدال میں رہ کے بیلنس ڈائٹ ہے, ماڈریشن از اے کی, ماڈریشن میں رہ کے چیزیں کرنی چاہیے. ایک سیڈنٹری ہمارا لائف سٹائل ہوتا جا رہا ہے, ہم لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ جو بیماریاں ہیں اور خاص طور پر شوگر کی بیماری بڑھتی جا رہی, کیونکہ موٹاپا آ جاتا ہے, اور موٹاپے سے سب سے پہلے آپ کو کیا ہونی ہے, شوگر ہونی ہے, اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی بیماریاں لنکڈ ہیں جو آپ کو جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا, انسولین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ یہ کب لگانی چاہیے, سٹارٹنگ میں ہی لگا لینی چاہیے یا اینڈ پہ اس کو لے کر آنا چاہیے, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ اچھا, اب نا آج کل انسولین میں بھی بہت زیادہ انوینشنز ہو گئی ہیں. اچھا, عام طور پہ جو ٹائپ 2 کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو انسولین پہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ینگز ہوتے ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین بالکل ہی نہیں بنتی باڈی میں, تو اس کو وہ تو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اس میں ہمیں انسولین دینی نہیں پڑتی. جی, انہیں لگنی لگتی. اوکے, وہ جو ٹائپ 2 والے ہوتے ہیں ان میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم انسولین دیتے ہیں اگر ان کی ڈائبٹیز بالکل کنٹرول نہیں ہو رہی ساری دوائیوں سے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے, ان کا کوئی آپریشن ہے, یا کوئی ایسی آٹومیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں انسولین کی جو گولیاں ہوتی ہیں نا, جو ڈرگز ہوتی ہیں شوگر کم کرنے والی, وہ اثر نہیں کرتی. اچھا, تو پھر ہمیں اس میں انسولین دینی پڑتی ہے. عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہم آپ انسولین اس سے آف کر رہے ہیں پیشنٹس کو. اوکے, کچھ انسولینز ایسی ہیں جو لانگ ایکٹنگ ہے, مثلا یہ کہ ہم رات کو لگا دیتے ہیں, وہ 24 آورز بلڈ شوگر کنٹرول کرتے ہیں. کچھ اب انسولین ایسی آ گئی ہیں جو ہم ہفتے میں ایک دفعہ دیتے ہیں, ویکلی ونس,
तो वो एक्सपेंसिव है, पेशेंट की जाहिर बात है पॉकेट पे उसका बर्डन पड़ता है, लेकिन ये कि आपको रोज़ 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं लगानी पड़ती। कुछ इंसुलिन ऐसी हैं जैसे नोवोमिक्स वगैरह है 30 या 50 है 70 है, वो ये होता है कि हम डाइट के साथ दे देते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जी। तो वो खाना खाने के फ़ौरन बाद उनका ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है और उनकी शुगर 200-300 पहुँच जाती है। तो हम उनको कहते हैं कि आपने गोलियां खानी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बिग मील आप ये इंसुलिन लगा लें, तो वो फौरन इंस्टेंट उनका जो ब्लड शुगर लेवल है ना उसको कंट्रोल करें। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा खाना खा के फ़ौरन से कहते हैं हम इंसुलिन लगा लेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं होगा, ये क्या वाकई ऐसा होता है? ये नुकसान होता है उन्हें? नुकसान बिल्कुल होता है। इंसुलिन बेसिकली हम देते हैं खाना खाने से पहले। अच्छा। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं ना हमारा लबलबा इंसुलिन सीक्रेट करता है, तो डायबिटिक पेशेंट में ये मैकेनिज्म नहीं होता, तो इसलिए हम उनको कहते हैं खाना खाने से 20 मिनट पहले आप इंसुलिन लगा लें। तो ये है कि जब भी आप बिग मील लेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे किसी भी चीज़ में, तो फिर आपको उसका इफेक्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है मील ज़्यादा लेने से, आप बैठे रहें सारा दिन। आप देखिए जब भी आप खाना खाते हैं ना आप पे गुनूदगी तारी हो जाती है, दिल करता है बंदा यहीं लेट जाए। लेकिन डायबिटिक्स में बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि उनको स्टमक का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उनको रिगर्जिटेशन हो जाती है, तो वो खाना खाने के फ़ौरन लेटे नहीं, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा सा अपने उन कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करें जो उन्होंने ली है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, शुगर हो जाए तो शुगर मजीद कौन कौन से अज़ा को अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए शुगर में ना बहुत सारी यानी शुगर एक बीमारियों की जड़ है। सपोज कि ये एक दरख्त है, नीचे इसका तना है और ऊपर इसकी शाखें, हर चीज़ को इफेक्ट करती है सर से लेके पैर तक। आप देखिए हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, हमारे पैरों को इफेक्ट करती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है। फालिज वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक पेशेंट में, और न्यूरोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी में किडनी डिजीज़ हमारी इफेक्ट हो जाती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है तो हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, स्पेशली जब ओबीज हो और वॉक ना करते हो तो उनमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से। और जब हाइपरटेंशन होती है तो सेकेंडरीली किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। फिर किडनीज़ में आपको सबसे जो पहला टेस्ट कराना पड़ता है वो प्रोटीन यूरिया का होता है कि उनके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। आमतौर पे किडनी के टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन प्रोटीन्स आ रही होती है, तो इसका मतलब है उनकी किडनीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो उनको बहुत केयरफुल होना पड़ता है इस बारे में। और फिर इसके साथ साथ हमारी जो माइक्रोवास्कुलर चेंजेस हैं, मैक्रोवास्कुलर चेंजेस, हमारी सारी वेसल्स में चेंजेस आती हैं, तो इससे न्यूरोपैथी हो जाती है। पेशेंट कहते हैं हमारे रात को टांगों में दर्द होता है, बर्निंग फीट होता है, नींद नहीं आती। तो ये सारी सूरत हाल इसमें सर से लेके पैर तक हर जगह डायबिटीज इफेक्ट है। और बहुत से लोग कहते हैं कि आंखों की बिनाई पर भी इसका इफेक्ट जी, रेटिनोपैथी होती है उसको हम कहते हैं, वो माइक्रो एंजियोपैथी होती है, उसमें रेटिनोपैथी, आंख का जो पिछला पर्दा है ना, उसमें जो है ना ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, फिर रप्चर भी हो जाती है, तो इसलिए वो जो है अंधापन होने का भी खदशा होता है ऐसे लोगों में। और ये रिवर्सिबल नहीं होता? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं होता, इसमें सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे इंजेक्शन आ गए हैं जो हमारे आई स्पेशलिस्ट लगाते हैं डायबिटीज का। अच्छा। हम लोग अपने हॉस्पिटल में एवरी वेडनेसडे को डायबिटीज का आंखों का मुआयना करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर हम उन सबको बुलाते हैं, उनकी फाइल के बकायदा नोट होता है, कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो रेटिनोपैथी के लिए आंख के अंदर लगाए जाते हैं, जो उसको रेटिनोपैथी को मिनिमाइज कर देते हैं, तो उनका जो आंख का पिछला पर्दा है वो ज़ाया होने से बच जाता है। तो ये मतलब ये सारे आपके अज़ा जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको इन्वॉल्व कर लेता है और उनको भी मुतासर होने के खदशा होता है अगर आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखेंगे। अच्छा समन, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो डायबिटिक लोग करते हैं खाना खाते हुए, या मतलब जितनी भी उनकी डाइट होती है उसमें? सबसे पहली गलती ये है कि हम लोग ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते। अच्छा। ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसका सोर्स नेचुरल होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स आ गए, चपाती, चक्की का आटा जो हमें रीजनल मिलता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। ये लोग जो लोग रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड वो चीज़ होती है जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, जो नेचुरल नहीं है। जी जी। उसकी जो खास चीज़ें उसमें से होती हैं वो निकल जाती हैं और पीछे जो रह जाते हैं उसकी क्वालिटी कोई भी नहीं होती, जिसमें पिज़्ज़ा की डो आ जाती है, शवारमा आ जाता है, वाइट ब्रेड आ जाती है, बन आ जाते हैं, ये सब चीज़ें रिफाइंड फ्लोर से बनती हैं। वही एक लीडिंग कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। सही। क्योंकि एक तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होता है, सेकेंड वो कैलोरीज एम्प्टी हैं क्योंकि उनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है अपनी डाइट में। आप चपाती ले सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज चपाती के हमारे हाथ जितना। ओके। लेकिन यहाँ पे हमारे घरों में, हमारे कल्चर में जो चपाती बनती है वो बहुत बिग साइज होती है, ठीक है। और सेकंड एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हाई फाइबर की इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है डायबिटिक पेशेंट्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसमें ये कि अगर वो फाइबर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, रखेंगे, तो भूख में ज़रा कमी महसूस करेंगे। हाई फाइबर डाइट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? हाई फाइबर में हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं छिलके समेत, जिनमें फाइबर ज़्यादा आपको मिल जाए। ठीक है। होल ग्रेन जब हम लेते हैं ना तो उसमें भी हमें फाइबर मिल जाता है, तो हम उसके थ्रू भी फाइबर जो है वो अपनी डाइट में ले सकते हैं इजीली।
اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو اکثر لوگ سوڈاز پینا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جس میں گرمی ہو رہی ڈائبیٹک لوگ بھی وہ کہیں گے شوگر فری بسکٹس پہ. آج کل نا ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتی ہوں, فوڈ لیبلز, لوگوں میں فوڈ لیبلز کی ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم سپر مارکیٹ جاتے ہیں اکثر سیریلز لوگ لیتے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایزیلی, وہ لوگ سیریلز لیتے ہیں, اوپر لکھا ہوتا ہے شوگر فری, کہ ان میں شوگر نہیں ہے, لائٹ. تو وہ لوگ یہ نہیں پڑھتے کہ اس پہ یہ لکھا ہے کہ ڈائبیٹک یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن لوگ یہ دیکھ کے شوگر فری ہے تو کھا سکتے ہیں, یہ میں کھا سکتا ہوں. اوکے, تو وہ یہ چیز اپنی ڈائٹ میں لے جاتے ہیں. اس کو بھی آپ نے ہرگز نہیں کرنا, کیونکہ کسی حد تک اس میں شوگر ہوتی ہی ہے, پر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں آرٹیفیشل شوگر ہے, وہ تو اوریجنل سے بھی خطرناک ہے. تو لوگ اس کے علاوہ کچھ سوڈاز یہ کلیم کرتے ہیں اس میں شوگر فری ہے, ڈائٹ والی ہے, ہاں, تو ہم وہ لوگ یہ بھی لے سکتے ہیں, لے لیتے ہیں نا اپنے لیے, مگر نہیں لینے چاہیے آپ کو, کیونکہ اس میں بھی شوگر ہوتی ہے, پر وہ نیچرل شوگر سے ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں شوگر ہوتی ہے. صحیح, بالکل. مگر اس کو وہ نو شوگر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ذرا آرٹیفیشل ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گلوکوز والی چیزیں نہیں کھا سکتے. صحیح, جیسے کہ ہم میٹھا نہیں کھا سکتے تو چلو باقی چیزیں تو ہم کھا سکتے ہیں. تو اس میں وہ گوشت, قیمہ, اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ. ابھی یہ گوشت والی جو عید گزری ہے, ہر گھر میں گوشت ہی بن رہا ہے. میرا تو خیال ہے کھانے میں بھی گوشت, رات کو ڈنر میں بھی گوشت, تو صبح دل کرے تو میرے خیال سے ناشتے میں بھی گوشت ملے گا ہمیں. اس طرح اتنا گوشت ہے. تو کیا گوشت کھا سکتے ہیں جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے اعتدال میں ہر بندہ ہر چیز کھا سکتا ہے, آپ کو کوئی ایشو ہے, لیکن اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کریں تو دیکھیں آپ کا جو میٹابولزم ہے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. جی, ایک عام انسان کی طرح ہیلدی نہیں ہے, تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو اس میں یہ کہ ماڈریشن میں آپ لیں. صحیح, آپ یہ کہ آپ سبزی اگر کھا رہے تو ایک چھوٹا سا پیس لے لیں آپ گوشت کا ساتھ, اس کا استعمال کر لیں. کوشش کریں کہ ویک میں صرف 2 دفعہ استعمال کریں. اسٹینڈرڈلی بھی ایسا ہے کہ آپ کو روز گوشت نہیں کھانا چاہیے, ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کر لیں, حد ہے. تو اس سے زیادہ گوشت میں بھی کیا میٹ استعمال کریں, بیف استعمال کریں, کیا زیادہ آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیسی چکن استعمال کریں. دیسی چکن سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بیف کا یوز نہ کریں, میٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہی بات ہے کہ آپ میں ماڈریشن میں استعمال کریں, بہت کم اماؤنٹ میں, زیادہ استعمال نہیں آپ کر سکتے. ماڈریشن میں رہے کہ آپ بیف یا مٹن اس پارٹ کا یوز کریں جہاں فیٹس کم ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, اس کو یا تو شریڈ کر دیں, ٹرم کر دیں فیٹ کو میٹ کے ساتھ, تو اس کو پکائیں اس طریقے سے کہ وہ آپ کو پروٹین ڈائٹ زیادہ دے, فیٹ ڈائٹ نہ کریں. اچھا, تو کس طرح پکانا چاہیے؟ ہمارے یہاں پہ تو مسالے دار اور ہر چیز کا بالکل, یہ مسالے دار بھونے نہ, اس کو ہلکا سا ماڈریشن اماؤنٹ میں اس میں آپ مسالے ڈالیں, اور باقی اس میں کوئی نہ کوئی سبزی ایڈ کر دیں. اگر سبزی نہیں بھی ایڈ کرنی, ویسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو اس کو ذرا لائٹ موڈ میں بنائیں, بہت زیادہ بھونے نہیں, بہت زیادہ آئلی نہ کریں, اس کے اوپر سے تریاں آ رہی ہوں, اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں. لوگ حلیم بہت شوق سے کھاتے ہیں, یہ باقی نہاریاں کھاتے ہیں, تو یہ چیزیں منع ہے بالکل. یہ چیزیں نئی چیزیں کھانی چاہیے. اسپیشلی جو بیکنگ والے آئٹمس ہیں نا, جو بیکری کی چیزیں, وہ تو بالکل آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ مائنس ہے. شوگر والے پیشنٹس کو بالکل ہی نہ کھائیں, کیونکہ آپ سالٹ والے بسکٹ بھی لیں گے نا تو اس میں بھی شوگر ہوتی ہے. کیونکہ نیچرلی دیکھیں گندم میں شوگر ہے, گلوکوز تو ہے گندم میں بھی, تو جب اس کو ریفائنڈ کر کے آپ یوز کرتے ہو تو وہ شوگر انکریز ہی کرے گی. لیکن کیا مطلب اگر وہ شوگر بالکل ہی چھوڑنی ہے, اس کو آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے, مطلب جیسے براؤن شوگر کا استعمال کر سکتے ہیں یا ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں, بہت سارے آج کل اسٹیویا بھی یوز کیا جا رہا ہے, کہ اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا جو ہمارے گھر میں جو ریفائنڈ شوگر یوز ہوتی ہے اس کا آلٹرنیٹیو ہے کوئی؟ براؤن شوگر کلیم کرتی ہے کہ براؤن شوگر ہے, کیلوری سیم ہے, افیکٹ سیم ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس چیز کے اندر. یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی پیلنگ بھی ہے, جو بات سیدھی ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی ہیلتھ پہ گڈ افیکٹ نہیں, آپ نے نہیں یوز کرنا. آپ اوائڈ کریں, اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہو تو آپ کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اگر آپ کو میٹھے کریونگ ہو رہی ہے, فروٹ لیں, وہ فروٹ جس کی ہائی گلائسیمک انڈیکس کم ہے, جو کہ آپ کے بلڈ میں جائے, اس کے بعد لیو جلدی کر لے باڈی کو, آپ فروٹس لے لو. جس طرح آڑو آپ نے بتایا کہ آڑو کھا سکتے ہیں, وہ بہت اچھا ہے. پپیتا آپ کھا سکتے ہو, بالکل اتنی زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہے. آپ کو انیشیلی کیا ہوتا ہے, شروع میں بڑی مشکل پیش آتی ہے, بٹ دین آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو اس چیز کے لیے, پھر آپ کو مشکل نہیں لگتا. پھر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا. اچھا ڈاکٹر بلقیس, بچوں میں بھی یہ شوگر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 40 سے اباو یا 50 سے اباو ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوگر آ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں نا 2 طرح کی شوگر ہے. ایک تو ٹائپ 1 انسولین ہے, جس کا میں نے پہلے بتایا کہ وہ بچے شروع سے ہی ڈائبیٹک ہوتے ہیں, ان کا یعنی وہ فیملی انہیریٹڈ نہیں ہوتا. اچھا, وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جب بورن ہوتے ہیں تو ان کا جو انسولین بنانے والے سیلز ہوتے ہیں نا, بیٹا سیلز,
पेंक्रियास के अंदर जो होते हैं, लबलबे के अंदर, वो खत्म हो चुके होते हैं। तो बच्चे शुरू से ही बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। क्या वो प्रेगनेंसी में उनकी प्रेगनेंसी में जो मदर्स होती हैं उनसे बच्चों को नहीं जाता, ओके ठीक है, वो मदर्स को ही होता है सिंपल। ओके। लेकिन बच्चों में जो यंग बच्चे हैं ना हमारे, यानी जिस तरह है कि 10-11 साल के 12 साल के बच्चे, उनमें 3 चीजों में ज्यादा होता है। एक तो ये कि बहुत ज्यादा ओबीज है, सेडेंटरी वर्कर्स है, उनके पेरेंट्स में डायबिटीज है। नंबर 2 ये कि फीमेल्स ऐसी हैं जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो उनमें ज्यादा ये डायबिटीज के चांसेस होते हैं। और यंग तो आपको पता है ना, मैंने अभी बताया आपको, सेडेंटरी वर्कर है, बहुत ज्यादा ओबीज है, काम करना बिल्कुल छोड़ गए। अगर फिजिकल एक्टिविटी करते भी हैं तो बिल्कुल माइनर सी करते हैं। आप पार्क्स में जाएं, देखें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत कम होते हैं। जो ज्यादा एजड लोग हैं वो पार्क्स में ज्यादा वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें ये चीजें अब हो चुकी हैं। लेकिन अवॉइडेंस के लिए जरूरी है कि ये बचपन से ही शुरू किया जाए। बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज आउटडोर्स में दी जाए, जिम टाइप हो गया या सिंपल वॉक हो गया, या कोई ऐसे, देखिए किसी ने अगर 1-2 आम खाने हैं ना, उसको शौक है मैंने आम खाना है, वो आम खा ले, लेकिन उसको बंद तो करे। हाँ, एक्सरसाइज कर ले ना, कैलोरीज अपनी बर्न कर ले। लेकिन क्या शुगर होने से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल बचा जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म से बचना चाहते हैं तो आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन स्टार्ट से शुरू करें। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो प्री डायबिटिक्स होते हैं, यानी कुछ इसमें हीमोग्लोबिन A1C के लेवल्स, ब्लड शुगर के लेवल जब हम उनके कराते हैं ना, तो प्री डायबिटिक्स होते हैं, पूरे डायबिटिक्स नहीं होते। तो हम उनको कुछ ऐसी डाइट्स बताते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स भी बताते हैं, कुछ उनका वेट कंट्रोल, कुछ उनको बताते हैं कि आपका BMI ज्यादा है, यानी बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, इसको आप कंट्रोल कर लें तो आप बहुत अरसे से शुगर के लिए बच सकते हैं। मतलब प्री डायबिटिक का मतलब है कि आपको शुगर होने के चांसेस हैं। वो बॉर्डर लाइन पे होती है। बॉर्डर लाइन पे, यानी जैसे होता है ना, एक होगी ग्रीन लाइट है, ये डायबिटीज है, येलो लाइट है, ऑरेंज लाइट है, तो इसका मतलब है कि वो प्री डायबिटिक है, और रेड लाइट है नो डायबिटिक। तो वो येलो लाइट पे खड़े होते हैं और हम उनको ऐसी डाइट देते हैं, वो अपनी, अच्छा कई मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इंसुलिन से ड्रग्स पे आए हैं, यानी दवाइयों पे, गोलियों पे आए हैं, और गोलियां ऐसी आजकल हैं जो पेशाब के जरिए हमारा जो शुगर है उसको खारिज कर देती हैं, हमें बॉडी में कहीं इफेक्ट नहीं करती है। ये तो बहुत अच्छी, और यूरिन के जरिए हमारे वो शुगर को खारिज कर देती हैं, और 24 आवर्स में हमें 1 दफा या 2 दफा लेनी पड़ती है मेडिसिन, और वो मेडिसिन को बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं। आप देखिए इतनी ज्यादा इन्वेंशन आ गई है ना कि बंदे को डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके शुरू से ही इसको अपने को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। लेकिन शुगर जो है ये बीमारी रिवर्सिबल नहीं है, अगर हो जाती है तो ये सारी जिंदगी आपको सारी जिंदगी उसको मैनेज करना, सारी जिंदगी रहती, मैनेज करना। अच्छा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाइट और वेट को मैनेज करके ना, तो अपना हीमोग्लोबिन A1C बिल्कुल नॉन डायबिटिक लेवल पे ले आते हैं। वाह जी वाह, क्या ये बात आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर कैसे हैं और आपके साथ पेशेंट का रिलेशन कैसा है। तो आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे जो कहते होंगे बस मैडम हमें छोड़ दें, हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, फिर हम उन्हें डाइटरी मॉडिफिकेशन देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफर करते हैं, डाइटिशियन के पास, उनको बाकायदा डाइट चार्ट बना के देते हैं अगर वो फॉलो करना चाहें तो। अच्छा कुछ फॉलो करते हैं, जो नहीं करना चाहते फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो फिर अपनी सेहत का ख्याल खुद ही कर सकते हैं, फिर उनका ना डाइटिशियन कुछ कर सकती है, ना ही डॉक्टर कुछ कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस मिसबा हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन मौजूद थी, और समन कदीर हमारे साथ मौजूद ही, क्लिनिकल डाइटिशियन है। समन आपका भी बेहद शुक्रिया, डॉक्टर बिल्किस आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। शुगर के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह उनके पेशेंट को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।